सुप्रभात बच्चों। अपना संकल्प 12th जीव विज्ञान के क्लास में आपका पुनः स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग मानव जनन के संदर्भ में नर जनन तंत्र के अंगों की संक्षिप्त चर्चा की थी। आज हम उसे आगे बढ़ाते हुए नर जनन तंत्र का जो एक डायग्रामेटिक स्टेटस है, उसका जो एक आरेखी स्वरूप है, हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो कि नर जनन तंत्र में शामिल अंग का पोजीशन क्या होता है और वे किस प्रकार अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक दूसरे से सामंजस्य बनाते हुए सक्रियता दिखाते हैं। ये नर जनन तंत्र का आरेखी स्वरूप है। जैसा कि मैं पिछले क्लास में भी बताया था कि नर जनन तंत्र में वृषण या टेस्टिस इसके प्राथमिक जनन अंग हैं और प्राथमिक जनन अंग होने का रीजन भी मैं बताया था कि वृषण में ही नर युग्मक की उत्पत्ति होती है। इसलिए सारे अंग सहायक अंग हैं, द्वितीयक अंग हैं, लेकिन वृषण इसका प्राथमिक अंग होता है। अब हम इसको आगे बढ़ें। यह वृषण, जैसा कि मैं बताया था कि एक वृषण कोश में स्थित होता है और हर नर इकाई में एक जोड़े वृषण पाए जाते हैं। इस वृषण में नर युग्मक अर्थात शुक्राणुओं का उत्पादन होता है और वे अधिवृषण, ये इससे सटी हुई, इसको आच्छादित करती हुई जो ये कैविटी नुमा रचना है, ये अधिवृषण है जो आगे चलकर पाइपलाइन स्वरूप में बदल जाती है। इस अधिवृषण में शुक्राणु वृषण से बनकर अधिवृषण में आ जाते हैं। थोड़े समय तक वहां सुरक्षित रहते हैं, विश्रामावस्था में रहते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं और पुनः सक्रिय होकर, आप देखें इसको इस नलिका के माध्यम से, ये नलिका है शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी से होकर वे शुक्राशय तक पहुंच जाते हैं। यहां बने, यहां सक्रिय हुए और इस नलिका से होते हुए शुक्राशय तक पहुंच गए। अब शुक्राशय से वे स्खलन नली द्वारा आगे बढ़ते हैं और पुरःस्थ ग्रंथि से पुरःस्थ द्रव का जो स्राव होता है, उस पुरःस्थ द्रव के साथ शुक्राणु मिलकर, ये आप देखें इस पाइपलाइन स्ट्रक्चर को, जो आगे चलकर मूत्रमार्ग में बन जाती है और अंततः वे शिश्न के माध्यम से शरीर से बाहर हो जाते हैं। ये डायग्राम के आधार पर आप इसको महसूस कर सकते हैं कि हमारे नर जनन तंत्र के ये प्रमुख अंग हैं। अब हम लोग एक एक अंगों के स्वरूप, उसकी रचना और उसके कार्य पर चर्चा करेंगे। अब हम पार्टिकुलर एक एक अंग की चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले वृषण, जो नर जनन तंत्र का प्राथमिक अंग है। सबसे पहले आप यह जानें कि वृषण की रचना जिस मटेरियल से होती है, जिस पदार्थ से होती है, वो है संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक से वृषण की रचना होती है और उसके ऊपर एक विशेष प्रकार के आवरण पाए जाते हैं जिसे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहा जाता है। मतलब ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के आवरण से ढके संयोजी उत्तकों से बनी होती है वृषण। अब यह ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो बाहर से आवरण है, वह आंतरिक भाग में
कई सेप्टा, छोटी छोटी दीवारें बनाती हैं और उस सेप्टा के कारण वृषण जो है आंतरिक रूप से कई खंडों में बट जाती है और हर एक खंड में, जैसा कि मैं यहां लिखा हूं, प्रत्येक खंड में 2 से 3 कुंडलित क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है, कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, जिसे शुक्र जनन नलिकाएं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। ये शुक्र जनन नलिकाएं ही वह महत्वपूर्ण भाग है जहां शुक्राणुओं का उत्पादन होता है। ये अलग से हम लोग पढ़ेंगे कि शुक्राणु का उत्पादन कैसे होता है। शुक्र जनन नलिकाएं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहलाती हैं। वृषण के आंतरिक खंडों में पाई जाने वाली कुंडलित नलिकाएं। आगे इसको देखें हम लोग। जैसा कि मैं बताया कि हर खंड में छोटी लंबी कुंडलित नुमा नलिकाएं पाई जाती हैं और यह शुक्राणु जनन नलिकाएं के रूप में जानी जाती हैं। अब हम लोग उसके अंदर की बात देखें तो प्रत्येक शुक्र जनन नलिकाएं भ्रूणीय या शुक्र जनन एपिथेलियम से आच्छादित होती हैं, अर्थात हर शुक्र जनन नलिका एक विशेष प्रकार के आवरण से ढकी होती है जिसे शुक्र जनन एपिथेलियम कहा जाता है। महत्वपूर्ण है कि इस कुंडलित नलिका के अंदर क्या होता है। तो यहां मुख्य रूप से देखें हम लोग कि इन नलिकाओं में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, 2 प्रकार की। पहला शुक्राणु कोशिका जन स्पर्मेटोजेनिया, और जो नालिका गुहा में स्थित होती हैं और शुक्राणु का उत्पादन करती हैं। जो नर युग्मक शुक्राणु का उत्पादन होता है वह इसी शुक्राणु कोशिका जन द्वारा होता है। दूसरी कोशिका सहायक कोशिका सपोर्टिंग सेल होती है जो शुक्राणु कोशिका जन को पोषण प्रदान करती है। शुक्राणु कोशिका जन क्या किया? शुक्राणु का उत्पादन। तो शुक्राणु का उत्पादन प्रॉपर व्यवस्थित रूप से, संतुलित रूप से और स्वस्थ शुक्राणु का उत्पादन हो सके, इसलिए उसको पर्याप्त पोषण की आवश्यकता होती है, जो काम सहायक कोशिका द्वारा संपन्न होती है। इस सहायक कोशिका की जानकारी एनरिको सर्टोली नामक वैज्ञानिक ने रिसर्च किया था, इसको देखा था, इसलिए इस सहायक कोशिका को सर्टोली की कोशिकाएं भी कहा जाता है। अब तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात कि शुक्र जनन नलिकाओं के बीच बीच में अंतराली कोशिकाएं, मतलब कोशिकाओं के बीच बीच में अगर 50 कोशिका है तो उसके बीच बीच में 5 कोशिका कहें। अंतराली कोशिकाएं या लाइडिंग की कोशिकाएं पाई जाती हैं। यह अंतराली कोशिका या लाइडिंग की कोशिका कहने का कारण यह है कि इस कोशिका की खोज फ्रांज वॉन लाइडिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसको लाइडिंग की कोशिका कहते हैं। अब इस अंतराली कोशिका या लाइडिंग की कोशिका का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि यह नर हार्मोन एंड्रोजन का उत्पादन करती है और यह एंड्रोजन जो नर हार्मोन है वह शुक्राणु जनन को नियंत्रित करती है। इस प्रकार वृषण के आंतरिक रचना को हम लोगों ने देखा। अब अगले दूसरे अंगों की रचना को देखेंगे। अब हम नर जनन तंत्र के दूसरे अंग अधिवृषण या एपिडिडाइमिस की ओर बढ़ेंगे। हम इस अधिवृषण को वृषण के सहायक अंग के रूप में देख सकते हैं। यदि यह एक वृषण है, सपोज दैट यह एक वृषण है,
तो ये इस रूप में अधिवृषण की उपस्थिति होती है। ये अधिवृषण है। होता क्या है कि जैसा कि अभी आपने देखा कि वृषण के अंदर शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं। ये शुक्र जनन नलिकाएं अंदर की ओर छोटी छोटी नलिकाओं, जिसे ट्यूबली रेक्टी कहते हैं, द्वारा इसके माध्यम से रेटेड टेस्टिस में खुलती है। यह एक रेटेड टेस्टिस एक जालनुमा रचना है जिसमें शुक्र जनन नलिकाएं ट्यूबली रेक्टी द्वारा खुलती है अपने प्रोडक्ट को वहां तक पहुंचाने के लिए। इस रेटेड टेस्टिस में, जो एक जालनुमा रचना में बता रहा हूं, कम से कम 10 से 20 नलिकाएं निकलती हैं, जिसे शुक्र अपवाहिका या शुक्र नलिकाएं, वैसा एफरेस्टिया कहा जाता है। ये सभी अपवाहिकाएं आपस में जुड़ती हैं और बहुत ही कुंडलित, अत्यंत कुंडलित नली के रूप में अधिवृषण की रचना करती है। गौर करेंगे, शुक्र जनन नलिका छोटी छोटी ट्यूबली रेक्टी द्वारा खुली और वो कहां गई? रेटे टेस्टी में। और रेटे टेस्टी से 10-20 नलिकाएं निकली जो शुक्र अपवाहिका कहलाई, और ये सभी शुक्र अपवाहिकाएं आपस में जुड़कर एक अत्यंत कुंडलित नलिका के रूप में अधिवृषण की रचना की। अधिवृषण जो लगभग 6 मीटर लंबी कुंडलित नली के रूप में होती है, और इसकी भूमिका नर जनन तंत्र में बहुत ही व्यापक है, क्योंकि यह वृषण द्वारा उत्पादित शुक्राणुओं के संग्रहण और परिपक्वन के लिए स्थान उपलब्ध कराती है। वृषण से जो शुक्राणु उत्पन्न हुए वे अधिवृषण में आकर संग्रहित होते हैं, वहां परिपक्व होते हैं, और कालांतर में वहां से अधिवृषण से वे शुक्रवाहिनी द्वारा आगे की यात्रा करते हैं। इससे जुड़ी बातें अगले क्लास में देखेंगे हम लोग। आज इतना ही। आप इस चैनल को गंभीरता से लें, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। आपको यदि यह चैनल पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।